बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्द रूपों में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहे जाते हैं। विकारी शब्द पहले हमने आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि विकारी शब्द होते हैं लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्द रूपों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग जैसे कि आएगा, दो लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग में हम बोलेंगे राम आएगा, और कहीं कोई लड़की आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, आएगी, सीता आएगी। अब खाएगा जैसे स्त्रीलिंग में खाएगी बोलेंगे, इनका परिवर्तन हो जाएगा इस वचन का। इसी प्रकार वचन कितने होते हैं, दो वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। सब्जी, ज़्यादा सब्जी है, बहुत सारे प्रकार की सब्जियां हैं तो हम कहेंगे सब्जियां। पेड़ में जैसे एक शाखा है तो हम कहेंगे शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं तो बोलेंगे उनको शाखाएं। तालाब, एक तालाब, बहुत सारे हैं तो तालाबों। इसी प्रकार कारक भी बदल जाते हैं। कारक क्या है, जो कि शब्द में संबंध स्थापित करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें हम कारक बोलते हैं। जैसे मैं आज जाऊंगा, मैं आज से जाऊंगा, ये जो से है वह क्या है, कारक है। मैं आज साइकिल के द्वारा जाऊंगा, के द्वारा कारक है, इससे वाक्यों में संबंध स्थापित होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे मैं, तुम, हम आदि जो शब्द हैं जिनमें हम कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वह ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आज हमारा विषय है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को समझना। तो विकारी शब्द के रूप हैं ये, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द के रूप हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जैसे मोहन, कमला, राम जो नाम है, जैसे मेरा नाम मनीषा है, आपका नाम घनश्याम है, या जो भी है, तो आप और हम क्या हैं, संज्ञा हैं। इसी प्रकार वस्तु जैसे मशीन, चूड़ी, टेलीविज़न, टेप, किताब, ये क्या हुए, वस्तु ही, इनको भी हम संज्ञा ही कहेंगे, संज्ञा नाम है इनका। और स्थान जैसे टिमरनी, गांधी चौक, हरदा, भोपाल, ये इस टाइप के जो नाम है, कोई भी नाम है, वह क्या होगा, संज्ञा कहलाता है। अब आया सर्वनाम। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। जैसे सीता ने कहा कि वह कल से अपनी दुकान खोलेगी। सीता क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब संज्ञा के बदले में क्या आया है, वह मतलब क्या है, सीता के बारे में बात कर रहे हैं हम। अपनी भी संज्ञा हुआ, वो सर्वनाम हुआ, क्योंकि यहाँ भी हम सीता की ही बात कर रहे हैं। वह कल से अपनी दुकान खोलेगी, यानी सीता उसकी दुकान खोलेगी। तो इस प्रकार सीता का नाम ना लेकर हमने वह और अपनी लगाया है, ये जो कि सर्वनाम है। अब जैसे कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब आया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा भी हमने पढ़ा ऊपर, जैसे नाम, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे भले वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या शहर का नाम हो। अब सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम हमने अभी पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर
जो नाम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब इनकी विशेषता, जैसे राम बहुत अच्छा गाता है ना, और आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। जैसे संज्ञा है ना, ये शहर का नाम, राम का नाम। अब तो इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा गाना, दुष्ट मनुष्य, किसी मनुष्य की क्या विशेषता बता दी उनने? दुष्ट, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, कोयल मीठा गाती है, कौआ कर्कश शब्दों में बोलता है। कौए की विशेषता क्या है कि वह बहुत कड़वा बोलता है, कर्कश बोलता है, अच्छा नहीं बोलता। और कोयल की विशेषता क्या हो गई कि वह मीठा गाना गाती है। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उसके बाद आया क्रिया। क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, जाना आदि। कोई भी कार्य है उसे ही हम क्रिया कहेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, क्या कर रहा है? वह पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो मैं खाना खाती हूँ, क्या कर रही हूँ? मैं खाने की क्रिया कर रही हूँ। पक्षी उड़ते हैं, उड़ रहे हैं, मतलब क्रिया हो रही है। तो जहाँ पर भी किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहेंगे। अब आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया समझ गए होंगे। संज्ञा यानी किसी नाम को ही हम संज्ञा कहेंगे, वह चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वह किताब हो, शहर का नाम हो, हमारा आपका नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। नाम के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। और विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उसे हम कहेंगे विशेषण। और जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है उसे हम कहेंगे क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, सा लगा हुआ है मतलब जिसके साथ कर्म है वह सकर्मक क्रिया। और आ यानी नहीं, जिसके साथ कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया। इससे आपको याद रहेगा, जो लगा हुआ है जिसके साथ कर्म है वह सकर्मक, और जिसके साथ कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें, अब सकर्मक क्रिया का हम परिभाषा देंगे, जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया तो हो, कार्य तो हम करें, लेकिन उसका प्रभाव भी किसी दूसरे चीज पर पड़ना जरूरी है, तभी वह सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वह क्रिया सकर्मक नहीं कहलाएगी। जैसे अगर हम कहें कि पक्षी उड़ता है, अब पक्षी उड़ तो रहा है, ये हमने अभी ऊपर बताया कि क्रिया हो रही है, इसलिए इसको ऐसा नहीं कि ये सकर्मक हो गई। उड़ तो रहा है लेकिन उसके उड़ने का प्रभाव किसी तीसरे पक्ष पर नहीं पड़ रहा। हमें कुछ फायदा हो रहा उसका, किसी और को नुकसान हो रहा है क्या? उसका कुछ भी ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। तो पक्षी के उड़ना क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुई। इसी प्रकार बालक पुस्तक पढ़ता है। अब बालक क्या हुआ? ये हो गया कर्ता, ये हो गए पढ़ाई, हो गई कर्म क्रिया। अब पुस्तक हो गई, ये हो गया कर्म। लेकिन पुस्तक पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या उसके पढ़ने से? हम आज पूरी किताब पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें, किसी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? तीसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा, तो यह भी अकर्मक क्रिया होगी, है ना। बालक पुस्तक पढ़ रहा, कोई बात नहीं। तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं अब हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़ता है उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे राम ने सेब खाया। राम ने क्या किया? सेब खाया। अब खाना क्या कर रहा है? वह खा रहा है, यानी क्रिया हो रही है। राम हो गया कर्ता, खा कौन रहा है?
राम खा रहा है ना। तो कर्ता हो गया राम और क्रिया हो गई खाने की क्रिया हो रही है। अब प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बेचारे सेव पर पड़ रहा है। सेव खाली हो रहा है ना, खत्म हो रहा है ना। तो ये हो गया कर्म, ये इसका प्रभाव, कर्म का प्रभाव राम के जो जो कर रहा है, वह खा रहा है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सेव पर पड़ रहा है। यानी यह सकर्मक क्रिया है, किसी तीसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, सेव पर प्रभाव पड़ रहा है ना। सेव खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, एक और खाएगा, दो और खाएगा, तीन और खाएगा और धीरे धीरे सेव खत्म हो गया। तो यह हो गई सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार वह साइकिल से स्कूल जाता है। अब जैसे मान लो कि आप साइकिल से स्कूल जाते हो, पहले दिन स्कूल गए, नई साइकिल है, पहले दिन स्कूल गए, स्कूल साइकिल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आप पर तो आपको तो अच्छा लग ही रहा है। तो स्कूल जाना, साइकिल चलाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, है ना। और अब प्रभाव किस पर पड़ रहा है, साइकिल पर पड़ रहा है। एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, साल भर जाओगे, धीरे धीरे साइकिल पुरानी हो जाएगी, उसके टायर घिस जाएंगे, है ना। तो किस पर प्रभाव पड़ा, साइकिल पर पड़ा। आप पर तो नहीं पड़ा, लेकिन साइकिल पर प्रभाव पड़ा, किसी तीसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ा। इसलिए यह साइकिल से जाना आपकी जो क्रिया है, वह कौन सी क्रिया हो गई, सकर्म। इसके साथ कर्म जुड़ गया, कर्म है ये साइकिल, है ना। वह हो गया कर्ता, स्कूल जाना हो गया क्रिया और ये हो गया कर्म। श्याम ने मेज की सफाई की। अब जो श्याम है, जो कर्ता है, उसने कर्म क्रिया क्या की, सफाई की क्रिया करी। लेकिन असर किस पर पड़ा, प्रभाव किस पर पड़ा, मेज पर पड़ा, मेज पर पड़ा, साफ हुई मेज। तो ये भी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। यानी तीसरे पक्ष पर प्रभाव, कर्म का प्रभाव, अपने जो कर्ता, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका प्रभाव किसी तीसरे पक्ष पर अगर पड़ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिस क्रिया का प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ता। जैसे नाम से ही पता चलता है कि जहाँ कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया। ये देखो अकर्मक लिखा ही हुआ है, जहाँ पर कर्म नहीं है वो अकर्मक। जैसे रहीम दौड़ता है, रहीम दौड़ रहा है, किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, किसी तीसरे पक्ष पर नहीं पड़ रहा, यानी यह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार रोना, हंसना, चिल्लाना, गाना, ये भी अकर्मक क्रियाएं हैं। आप रो रहे हो, किसी पर आपका प्रभाव पड़ रहा है रोने का, रो रहे हो तो आप पर ही प्रभाव पड़ेगा कि भाई आप हंस रहे हो तो भी आपको, आपके ऊपर है कि हंस रहे हो, चिल्ला रहे हो, दौड़ रहे हो, गा रहे हो, है ना। तो ये सब अकर्मक क्रियाएं हो गई। इस प्रकार आपको हमने ये समझा दिया है। अब आप इस समझाए हुए वीडियो को देखकर इस वाले क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर, ये प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर आपको इस तालिका में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे कुख्यात, कुख्यात क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, प्रसिद्ध, कुख्यात प्रसिद्ध। ताजमहल क्यों प्रसिद्ध है, अपनी किसी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है ना, तो यह विशेषण हुआ। यहाँ पर आएगा कुख्यात। पवित्र, पवित्र भी विशेषण, गंगा पवित्र नदी है, यह उसकी विशेषता है ना। तो यहाँ पर आएगा खेत, खेत क्या है, सर्वनाम, संज्ञा है। कीर्ति, कीर्ति भी विशेषण में आएगा। तुम्हें, सर्वनाम। प्रसन्न, प्रसन्न क्रिया है, यह प्रसन्न, हंसना मतलब क्रिया हो रही है, प्रसन्न हो रहा है। उसकी, सर्वनाम। उन्हें, सर्वनाम। चिल्लाना, क्रिया। सुंदर, विशेषण। विचित्र, विशेषण। हिनहिनाना, क्रिया। तनना, क्रिया। घोड़ा, संज्ञा। भारती, संज्ञा। खड़क सिंह, संज्ञा। मंदिर, संज्ञा। उनका, सर्वनाम। उस, सर्वनाम। बोला, बोला हो गई क्रिया और दिखाया भी क्रिया। इस प्रकार आपको
ये सब ऐसे इनमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके इन क्रियाओं को यहाँ पर भरना है। थैंक यू।